जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आज फिर आपका अपने YouTube चैनल एक ही करें। प्यारे बच्चों, और जैसा कि आप लोग मैथ और साइंस दोनों पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपका साइंस का होने वाला है। और पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आप धातु, अधातु, उपधातु ये सारी चीजें जान जाएंगे इसमें। प्यारे बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेंटल्स एंड नॉन मेंटल्स, धातु तथा अधातु लेके मैं यहां पे आपके लिए आया हूं। तो पूरा लेसन तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है तीसरा पार्ट भी आपको मिले। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपको धातुओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यह जो वीडियो है आपका 9, 10, 11, 12 सबके लिए होने वाला है। तो आप इसमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, वीडियो देखिएगा। चलिए, यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा ही हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु की। आखिरकार धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं, है ना। किसी चीज को हम जब सुनते हैं तो मेरे अंदर यानी कि आपके अंदर यह लालसा होती है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, जानकारी करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अभी आपने सुना धातु, अधातु, तो क्या है धातु अधातु, ये जानना होता है आपको। तो यही आपको पूरा यहाँ पे मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं चलता हूं और आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, मेंटल्स पे नहीं जाएंगे, मेंटल यानी कि धातु पे नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको। तो देखिएगा, सबसे पहले तत्व शब्द को जानेंगे। तत्व क्या होता है ना। तो तत्व वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? वे सूक्ष्मतम कण, वे सारे छोटे छोटे कण जिनसे किसी पदार्थ को निर्मित किया जाता है, तत्व कहलाता है। सही है, समझ में आ गया ना पूरा। क्या है कि वे सूक्ष्मतम कण, बहुत छोटे छोटे कण जिनसे पदार्थ को निर्मित किया जाता है, पदार्थ को बनाया जाता है। क्या कहलाता है, समझ रहे हो ना, तत्व कहलाता है, ठीक है। अभी तक की बात करें तो प्रकृति में यानी कि टोटल 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए 118 है, ठीक है। जिनमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, ठीक है। कितने हैं? 118 से और 92 तत्व आपके प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। अदर मानव संश्लेषित है। कैसे है? मानव निर्मित है, कृत्रिम विधि द्वारा है, ठीक है। और इनमें से अधातुओं की संख्या 22 है। कितनी है? अधातु 22 है, ठीक है। तो अब ये जो तत्व है, अब आप समझ गए तत्व, ठीक है। तत्व सब समझ गए ना सब लोग? अब तत्व समझ गए हैं। इसके बाद अब आपको आ रहा है तत्व के नीचे, यानी कि तत्व का ये जो तत्व है, तत्वों को ही 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसे? तत्वों को। कैसे किया गया है? उनके गुण धर्मों के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया। समझ गए पूरा? तत्व समझ गए। तत्व को उनके गुण धर्मों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। जैसे कोई दाढ़ी बड़ी कर ले, मूछें नहीं रखे, कौन हो जाता है भाई? मुस्लिम हो जाता है ना। और तो कोई पहचान नहीं है उसकी। हिंदुओं में तिलकधारी है, समझ लो हिंदू है वो, होता है। टोपी है, और टोपी है, दाढ़ी बड़ी है तो मुस्लिम है,
साफा है, हाथ में कड़ा है, तो समझ जाओ सरदार है। समझ आते हैं ऐसे। तो गुण धर्मों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया। अगर हिंदुओं की बात करें, केवल हिंदुओं को थोड़ा ले लेता हूं मैं, तो उसमें क्या किया गया है, एक तो हिंदू, ऊपर से उसको जातियों में बांट दिया गया है ना, जाति वर्ण जो है उसमें बांटा गया है। ठीक है, तो जातियों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? अब जैसे हमारे दादा परदादा कहे गए हैं, वही मुझे पता है भाई, तो वो कहते हैं कि पहले कोई जाति नहीं थी। सच में कोई जाति नहीं है, हम भी नहीं मानते हैं, किसी भी जाति को नहीं मानते हैं, किसी धर्म को नहीं। देश महान है, मानवता महान है। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, किसी जाति धर्म विशेष का होना कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, बस यही काफ़ी है। कोई बात नहीं, कोई किसी जाति से हो तो यदि किसी को ठेस पहुंच रही हो तो समझ आएंगे। तो उसके बाद क्या है बच्चों, समझाने की कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या है कि जातियों को कैसे बनाया गया है ना, ये चीज है। तो जाति कैसे बनी, दादा परदादा बता दे कि भाई जाति जो बनी है कर्मों के आधार पे, है ना, कर्म के आधार पे। कपड़ा धोने वाला धोबी हो गया है, जो युद्ध करता है, तलवार चलाता है, वो क्षत्रिय हो गया। जो किताबें पढ़ता है, वेद पढ़ता है, पंडित हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, वैसे ठीक है, ये तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन इसमें कमी है थोड़ी मेरी नज़र से। वो ये है कि जो अब काम करता है वो अब उसकी जाति होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। ये हो गया ये कि भाई अब उसकी संतान जो है तो वो वही रहेगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि उनके कर्म के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। ठीक है, इसी हिसाब से इनके गुण धर्मों के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। सही है, समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, तो इनके गुण धर्मों के आधार पर इसे बांटा गया है 3 भागों में। तत्व तो शब्द है, जैसे अगर हमसे जाति आप पूछेंगे हमारी जाति क्या है, तो भाई मेरी जाति इंसान है। ठीक है, हम एक इंसान है, और इंसान चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यानी कि जो अल्लाह ताला या भगवान, ठीक है, सब एक ही नाम है उनका। तो उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, तो उनकी हम सब संतान हैं, तो मतलब हम सब एक समान है ना, मानव है। तो हम तो वैसे मानव है, बाकी फंस गए किसी जाति में आके, वो अलग बात है, किसी धर्म में आके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे व्यवस्था है जातियों की। तो भाई ऐसे ही उनको कर्मों के आधार पर इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, वो है धातु, अधातु और उपधातु। समझ गए सभी लोग? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ गए 3। अब इनके कर्म कांड भैया देख लेते हैं। ठीक है, कर्म कांड क्या है, चलिए। तो अब इनमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं धातु। ठीक है, धातु में क्या है, धातुओं में जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा आदि। ठीक है, ये चीजें, ये धातु है। थोड़े से एग्जांपल मैंने दिए, सारे नहीं दिए हैं आपके लिए। अधातु क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है। यहां पे देख रहे हैं आप द्रव अवस्था लिखा हुआ है ना। तो थोड़ा चलिए अभी बता देता हूं आपके लिए, फिर भी बता दूंगा बाद में भी। यहां पे देख रहे हैं पारा। तो पारा जो है एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए मैंने लिख दिया आपके लिए, ताकि आप नोट कर सके इसे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन भी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। सही है, बाकी ये इसका होता तो वैसे तीनों में है, ठोस द्रव गैस में। ठीक है, वो आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी शॉर्ट में पढ़ता हूं। उपधातु क्या है, उपधातु वे है, उपधातु में धातु अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, पूरा समझ में आ गया है? समझ में ही नहीं आ गया है, नोट ही नहीं करना है आपको, याद भी कर लेना है। यहीं से पूरा याद हो जाएगा, पूरा वीडियो कायदे से आप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे उसे। ठीक है, तब क्योंकि ये समझिएगा कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट शब्द मेरे मुख से निकल जाए और आपका छूट जाए यदि आपने स्किप किया है तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और जर्मेनियम है। ये उपधातु है, ये आपकी अधातु है बच्चों, ये आपकी धातु है। ठीक है, तो हम चलते हैं मेंटल्स के पास। ठीक है, धातु के पास।
तो जो धातुएं होती हैं, अब धातुएं किसे कहते हैं भाई? पंडित किसे कहते हैं? जो पूजा करता है, जो शादियां कराने जानता है, जो क्या बोलते हैं, जो शादियों में पत्रा बोली जाती है ना, वो खोलना जानता है, वो पंडित है। तो भाई यहाँ पे धातु क्या है? ऐसे तत्व जो ऊष्मा का चालन करते हैं। ऊष्मा समझ रहे ना? ऊष्मा का चालन करते हैं स्वतः, ठीक है। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। समझ में आ गया पूरा? ऐसे तत्व जो ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। चलिए यहां तक तो समझ गए। और एक प्रवृत्ति इनमें होती है, ये धनायन बनाते हैं। अब धनायन किस पे बनता है? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, उस पे प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वही धातु है। यह भी एक पहचान है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेते हैं तो फिर आप धातु अधातु पहचान लेंगे, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। डिफिनेशन आपको इतनी काफी है, इतनी आप समझ गए होंगे। ये लिख लेंगे, फिर आपको दिया रहता है वहां पे कोई भी धातु दी रहती है तो उसका आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेते हैं। तो यदि वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, देने की प्रवृत्ति रखता है, ये कैसे पहचानेगा आप? ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा तब बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये धातु है। ठीक है, 1 2 3 तत्व तो अगर उसके बाहरी कोश में है तो वह जो धातु है, ठीक है, वो धातु है। क्योंकि और 5 6 7 जिसके आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अधातु। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे आप। समझ गया ना? अधातु है क्योंकि भाई वो ग्रहण करने की क्षमता रखती है और ये त्यागने की क्षमता। तो जो ग्रहण करने की क्षमता जिसमें है वो अधातु है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। यहां पे देखिएगा सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 11 होता है बच्चों, 11। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालेंगे? 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s1। समझ रहे ना आप? ये अब ये सिखाएंगे आपको। मैं कहता हूं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकाले जाते हैं ये पूरा बेसिक से समझाएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। यदि आपको आता है तो पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे ये कहाँ से आया है। ठीक है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा बेसिक। तो इसका क्या है आप देखिएगा, और इसके आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना? अष्टक इसका पूरा होना चाहिए। यदि अष्टक पूरा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले में 2 भरे जाते हैं, दूसरे में इसमें कितने भर गए? 8 हो गए, ये भी पूरा हो गया, है ना? ये पूरा बच्चों मैं कह रहा हूं ना, समझाऊंगा थोड़ा, अभी हो सकता है ऊपर से जा रहा हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आते। तो ये बात देखिए, 1s2 2s2 2p6। अब इसमें देखिएगा, इसमें तो 2 ही भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पूरा हो गया आपका। इसमें कितना है? 8। दूसरे वाले में तो 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया पूरा। ठीक है, इसमें 1 है आपका, लेकिन इसमें तो 2 होना चाहिए। इसमें कितना बन जाता है? 2, तो 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 ही है। तो अब 1 का क्या करेगा भाई? किसी को देगा तो ये दे देता है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा सा ही समझेंगे बस। तो ये दे देता है, इसका पूरा मैं बताऊंगा आपको। ये 1 इलेक्ट्रॉन आपको अपना किसी को दे देता है, ये इतना ही समझेगा। ठीक है, तो ये दे देता है तो मतलब ये दाता हो जाता है। अब दाता जो है वो धातु है। ठीक है, समझ गया ना? समझ गया पूरा? यहां से भी आप समझ जाएंगे। देखिएगा, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें बल इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है बच्चों, लिख रखा है मैंने आपके लिए। यहाँ पे देखिएगा, ये इस पे आयन पे पॉजिटिव का यानी कि 1 प्लस का चार्ज है, तो मतलब है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, गिफ्ट किया है, तो ये धातु है। प्रकृति से ये धातु है। नेचर समझ गए इसका, है ना? पूरा समझ गए?
धातुएं क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अधातु उपधातु, ठीक है, पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, धातुएं क्या होती है यही तो पता चल गया आपको। इनके कुछ गुण भी होते हैं और भी गुण होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि यह धातु है। तो वो मैंने लिखे हैं आपके लिए, देखिएगा। सबसे पहला गुण में ये होता है इनकी अवस्था, इनका स्टेट कैसा होता है। तो इनका स्टेट जो है, ये धातुएं जो है वो प्रायः ठोस अवस्था में होती है। कैसी होती है? ठोस अवस्था में होती है, पारा को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यह पूछ दिया जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा, ठीक है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है धात्विक चमक, मेटालिक स्टर। तो इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। क्या पाया जाता है? एक चमक पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर का कोई बर्तन बाहर पड़ा है ना, ऊपर से धूप लग रही है, तो चमक, एक अलग ही चमक उसकी होती है। देखा है सबने? तो समझ गए होंगे, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे धात्विक चमक किसे कहते हैं, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। समझ गए? अगला क्या है? अगला है आपके लिए चालकता, कंडक्टिविटी। तो इनमें चालकता भी पाई जाती है। जैसे तवा होता है, तवा में वो क्या होता है? हैंडल होता है, हैंडल ही तो होता है। तो उसमें हैंडल होता है भाई, और धातु का बना होता है तवा, Fe आयरन का होता है, ठीक है, लोहे का होता है। तो उसको जब गैस पे रखा जाता है, स्टोव पे रखा जाता है, चूल्हे पे रखा जाता है, गांव में तो चूल्हा होता है, उसमें लकड़ी नीचे से लगाई जाती है ना पूरा। तो क्या होता है उसका देखिए, तवा जो होता है, तवा आपके लिए बताऊं तो यहां पे मान लीजिएगा, ये तवा है, ये इसका हैंडल है, ठीक है। तो ये जो हैंडल पकड़ के उस पर रखा जाता है, तो जो इसकी पेनी होती है नीचे की, वही तो चूल्हे पे होती है, गैस पे वही तो होती है। कोई भी चूल्हा हो, गैस चूल्हा हो, चाहे आपका ये मिट्टी का चूल्हा हमारे गांव का बात है, तो इसकी पेनी क्या है, वो होती है, उस पर गैस यानी कि ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, नीचे से। तो तवा की पेनी ही गर्म होना चाहिए, इसका मतलब इतना ही गर्म होना चाहिए। ये हैंडल क्यों गर्म हो जाता है? ये इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा स्वतः चलती है, स्वचालक, स्वतः ऊष्मा को यहां से वहां पहुंचा देता है। स्वचालक, स्वयं चालन होता है ऊष्मा का। समझ गए? लकड़ी आप देखा होगा आपने कभी भी जलते हुए, तो लकड़ी का एक सिरा जो जल रहा है वो तो गर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पीछे का सिरा है, यानी कि ये लकड़ी है, ये सिरा जल रहा है, ये पीछे का सिरा है, ये गर्म नहीं होता है। तभी तो जो तवा होता है उसके हैंडल पर जो लकड़ी का वो लगा होता है, ठीक है, उसे लकड़ी लगा दी जाती है उसमें, ताकि वो आपका गर्म ना हो, आसानी से उसे उतार जा सके। समझ गया है पूरा? तो ये ऊष्मा का स्वचालक होता है, ठीक है, स्वयं चालन करता है, इसलिए ये जो होता है इसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है ऊपर, ठीक है। समझ गए हैं? चलिए, इसमें चमक होती है धात्विक, ये वायु में खुला छोड़ देने पर मंद पड़ जाती है। इसकी जो चमक होती है, यदि उसे वायु में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जैसे आपने डाल दिया, हमेशा पड़ा रहे वायु में, तो इसकी जो चमक है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है, मंद हो जाती है। समझ गया? चालकता, विद्युत सुचालक होती है। चांदी ऊष्मा की सबसे सर्वोत्तम सुचालक होती है। देखा होगा आपने, चांदी अगर कहीं रख दी जाए और कोई धातु वहां पर रख दी जाए, तो चांदी को ज्यादा ही चमकेगी।
जेवरी वगैरह पहन के जब लेडीज चलती है ना, तो उनके पैर जो है अगर दिख रहा है, वो पायल दिखती है, ठीक है, तो वो दूर से चमकती है, ये नई आई हुई है भाई, समझ रहे हैं, तो वो चमकती है, दूर से चमकती है, क्योंकि उसमें चमक सबसे ज्यादा होती है। कठोरता इसमें पाई जाती है, हार्डनेस पाया जाता है, इसमें कठोरता पाई जाती है, ठीक है, ये कठोर होती है, समझ गए। अधिकांश धातुएं कठोर होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, जो मुलायम होती है। ये भी अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम अपवाद है। जो मुलायम होता है, द्रव नहीं होता है, मुलायम होती है, ठीक है, कठोर नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। चलिए, इसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है, मेंटलिक साउंड पाया जाता है इसमें। धातुओं को हथौड़े से पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। दो धातुएं लेना आप, एक को दूसरे में टकराना, उसमें एक ध्वनि आवाज आएगी, खनखनाहट की आवाज आएगी, समझ रहे हैं। तो लकड़ी में लकड़ी मारने से कोई खनखनाहट की आवाज आती है? कभी नहीं आती है ना। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि इसमें जो है एक ध्वनि पाई जाती है, मेंटलिक साउंड पाया जाता है धातुओं में, ठीक है। ये भी इसका एक विशेष गुण है, समझ गया। इसमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है आघात करने पर, जैसे तुम्हारे थप्पड़ मारा जाए जिस गाल पे, वो गाल बड़ा हो जाए, ये समझिएगा। जिस गाल पे थप्पड़ लगे तो इस गाल पे लगा तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा ही रह गया, समझ रहे ना। आघात, चोट मारने पर क्या होता है, उसका बढ़ती है, वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ जाती है, तन जाती है, ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें, जिससे ये इसके तार बनाए जा सकते हैं। सही है, क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनते हैं। देखा, लोहे के तार, सिल्वर के तार, तांबा के तार, देखा है। तो इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, ये भी इसका एक विशेष गुण है। आपको पूछेगा भौतिक गुण बताइए, तो ये सारे आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें पाया जाता है विलेयता। सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलेय नहीं होती है। ये विलेय नहीं होती है, किसी में घोली नहीं जा सकती। आप सोचो लोहे को लेके पानी में घोल दो, उसे नहीं घोल सकते हो, ठीक है। इनमें विलेयता पाई जाती है। इनमें एक चुंबकीय गुण भी होता है बच्चों। क्या होता है? चुंबकीय गुण भी होता है। अब यहाँ पे नोट नहीं किया मैंने, 2 पॉइंट्स और आप नोट कर लीजिएगा। इनका जो गलनांक होता है और क्वाथनांक होता है, वो जो इनका गलनांक होता है प्यारे बच्चों, सामान्यतः धातुओं का जो क्वाथनांक होता है और गलनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? क्वाथनांक और गलनांक इनका उच्च होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मिश्र धातुओं का निर्माण भी इन्हीं से होता है, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कुछ धातुएं चुंबक द्वारा, ठीक है, आकर्षित होती हैं। इनमें चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है। कुछ आकर्षित होती है, ठीक है। कुछ धातुएं चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं, जिन्हें लौह चुंबक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय कहते हैं। जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है आदि, ठीक है। ये धातुएं जो है चुंबक के द्वारा आकर्षित की जा सकती हैं। कुछ धातुएं जो होती है जो कम आकर्षित होती है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। जैसे कॉपर, जिंक, एंटीमनी आदि, ठीक है, बिस्मथ भी होती है। तो ये आपका रहा धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पूरा समझ में आ गया है। अगर धातुओं से संबंधित, अभी धातु की बात कर रहा हूं, तो धातुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आपका, पूरा हल हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे। तन्यता किसमें पाई जाती है, आघात वर्धनीयता किसमें पाई जाती है, ठीक है। एक एक नंबर के प्रश्न इसमें बनते हैं बच्चों, ठीक है। मेहनत करिएगा, तभी आप जाके सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। 60% या 70% लाने से कुछ नहीं होता। 90% तो होना चाहिए, 95% तो होना चाहिए आपका। 60-70 में कुछ नहीं होता है आज के समय में, है ना। इतना तो हो जाए, जब अपने बच्चों को पढ़ाओ कभी भी, तो उनसे कह सको, मार्कशीट दिखा सको, नौकरी तो नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने में कमजोर नहीं था, कदो ये उससे कह सको, बच्चों से अपना एग्जाम्पल अपने बच्चों को दे सको। यानी कि दूसरे का। मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे थप्पड़ मारेंगे। अब मुझे गधे, तुम क्या करते थे? तुम इंटेलिजेंट नहीं थे। तो आप इतना तो पढ़िए, इतना तो बन जाइएगा कि आप के बच्चों को किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, और खुद का एग्जाम्पल दो, और खुद की मार्कशीट ला के पटक दो वहां पे, देख मेरे 95% है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा। समय तो कम है, लेकिन अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, आज से डट जाओ, ये ध्यान।